आज नंबर 4 हेडिंग का नाम लिखना है आपको, मेन पोस्ट कीनेसियन डेवलपमेंट्स। पोस्ट कीनेसियन डेवलपमेंट्स, तो ये आखिरी टॉपिक है, बस फिर चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। आखिरी मेन पॉइंट है पोस्ट कीनेसियन डेवलपमेंट्स। इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि है क्या इसमें। आपने लास्ट क्लास में कौन सी अप्रोच पढ़ी थी? कीनेसियन की पढ़ी थी ना, 1936 के आसपास। तो जब कीनेसियन ने अपनी अप्रोच और अपनी बातें बता दी, तो पोस्ट का मतलब है उसके बाद। पोस्ट का मतलब क्या है? उसके बाद। तो कीन्स के बाद भी कुछ लोगों ने मतलब बातें बताई। तो बेसिकली इसमें हमें कीन्स भाई के बाद कुछ लोगों ने अपनी बातें जो बताई हैं वो पढ़नी है। तो उसमें बस 3 ही बातें हैं, 3 ही लोगों की कहानियाँ हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 कि कीन्स के बाद किन लोगों ने अपनी कहानियाँ बताई हैं। तो सबसे पहले का नाम लिखो, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। तो इसमें आप 2 आदमी बनाओ। पहले आदमी का नाम है बोमॉल, BAUMOL, बोमॉल। और दूसरे आदमी का नाम है टॉबिन, TOBIN, टॉबिन। बोमॉल और टॉबिन। तो बोमॉल के ब्रैकेट में लिख लो 1952, टॉबिन के ब्रैकेट में 1956। तो मतलब सोचो 4-5 साल लग गए इनको एक अप्रोच को बनाने में। बोमॉल ने 1952 से शुरू करा, फिर टॉबिन उसके साथ जुड़ गया, तो 1956 में उसने भी अपने कुछ इनपुट्स दिए। तो इन दोनों ने मतलब क्या करा वो लिखते हैं कि भाई इन दोनों ने क्या कहा। तो फर्स्ट एरो डाल के, दे डिटरमाइंड अ थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। They determined a theory of transaction demand for money, comma, known as inventory theoretic approach. Known as inventory theoretic approach. Theoretic, ठीक है, स्पेलिंग से लिखना, inventory theoretic approach. तो inventory theoretic approach को अंडरलाइन करके छोटा सा उसमें बादल बना लेना। तो बेसिकली इन्होंने एम्फेसिस दिया, तो बादल में लिखना emphasizes on store of value। तो इनका जो फोकस था, इनका जो एम्फेसिस था वो ये था कि इंसान जो है या लोग जो हैं, जब हम मनी की डिमांड की बात करते हैं तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस से सोचते हैं। तो दे डिटरमाइंड द थ्योरी ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी नोन एज इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। तो इनका जो एम्फेसिस था, फोकस था, वो था स्टोर ऑफ वैल्यू को लेकर। बाकी यहाँ पर एक टर्म और आ रहा है, दोबारा से वहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, है ना। तो इनकी भी थ्योरी ट्रांजैक्शन डिमांड को लेकर। अब ट्रांजैक्शन डिमांड का मतलब बताओ क्या? हाँ, याद आ गया कि ट्रांजैक्शन डिमांड कौन सी? जो आप रेगुलर खर्चे के लिए मतलब रखते हो या करना चाहते हो, है ना। तो इसको भी दोबारा से मतलब लिख लो लिंक बनाकर कि भाई इन्होंने क्या कहा, तो वो भी लिख लो। इन दिस अप्रोच, कॉमा, मनी या ब्रैकेट में लिख लो, रियल कैश बैलेंस वॉज essentially viewed as inventory, essentially viewed as inventory held for transaction purposes, held for transaction purposes, held for transaction purposes को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो बेसिकली बोमॉल और टॉबिन ने भी यही बोला कि भाई रोजमर्रा के खर्चों के लिए, रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए हम जो मनी रखते हैं या जो रियल कैश बैलेंस रखते हैं, बेसिकली वो है ये मनी की डिमांड। फिर नेक्स्ट एरो है, inventory model assumes that there are two media of store of value। यहाँ पर मीडिया का मतलब है तरीके, 2 तरीके हैं। तो इस अप्रोच में, इस मॉडल में उन्होंने 2 तरीके बताए। 2 मीडिया का मतलब है 2 तरीके बताए वैल्यू को स्टोर करने के या मनी को रखने के। तो 2 तरीके बताए, तो लिखते हैं एक, पहला तरीका है इसको बोलते हैं मनी। तो मनी का मतलब है वही हाथों में, तो मनी का मतलब है हाथ में पैसे। एंड दूसरा तरीका स्टोर करने का, इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट। इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट बियरिंग का मतलब क्या? जिस पर आपको इंटरेस्ट मिले, है ना। इंटरेस्ट बियरिंग का मतलब होता है कि जिस पर आपको क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया कि कोई और ऑप्शन मतलब। तो इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब
हाँ, शेयर्स भी हो सकता है, डिबेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड भी कह सकते हो, बैंक में पैसा रखना भी कह सकते हो। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ट्रक समझना कि भाई आपके पास दो तरीके हैं पैसा स्टोर करने के। या तो अपने हाथ में रख लो, रात को तकिए के नीचे रख के सोया करो, ठीक है ना, तो इसको बोल दिया मनी कि रात को आप तकिए के नीचे पैसे रख के सो जाते हो। और या फिर और दूसरा कि भाई अगर आपको हाथों में नहीं रखने पैसे है ना, रात को तकिए के नीचे रख के नहीं सोना, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको मतलब अगर सिंपल देसी भाषा में बोलूँ तो बैंक में जमा कर दो, बैंक में एफडी में डाल दो, या बॉन्ड खरीद लो, या शेयर खरीद लो, मतलब कोई भी फाइनेंशियल एसेट ले लो जिसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इन्होंने ये बोला कि मनी को स्टोर करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो मनी मतलब और एक इन्वेस्ट, मतलब सिंपल भाषा में कि कोई भी इंटरेस्ट बियरिंग ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट। फिर उसके बाद अगला एरो, इसी के नीचे नेक्स्ट, देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट of making transfers, there is a fixed cost of making transfers between money and such alternative financial assets. There is a fixed cost of making transfers between money and such alternative financial assets. तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको समझा देता हूँ। तो इसमें आप मनी को भी ब्लॉक बना लेना और फाइनेंशियल एसेट्स को भी ब्लॉक बना लेना। तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप अपने हाथों के पैसों को फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रांसफर करने का सोचते हो, मान लो आपने सोचा कि मेरे पास 1 लाख रुपए रखे हैं, चलो इसके बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, या इसके शेयर्स खरीद लेते हैं, या इसके मतलब डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, है ना, तो क्या इसमें आपका कोई खर्चा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। भाई शेयर कैसे खरीद लोगे आप बिना ब्रोकर के, या डिबेंचर या बॉन्ड कैसे खरीद लोगे बिना ब्रोकर के, है ना। तो जब भी आपको अपने मनी को किसी ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा तो उसकी एक कॉस्ट होती है, उसका एक खर्चा होता है। हाँ, कुछ भी, एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ क्योंकि आईसीआई ने भी वही दे रखा है तो वही लिख लेते हैं। ब्रोकर्स कमीशन या ब्रोकर्स चार्जेस शॉर्ट में। भाई ब्रोकर पैसे तो ले गई ना, ऐसे थोड़ी ना आप लाख रुपए लेके पहुंच गए, बॉन्ड भी खरीदी और बीच में आपका कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। तो बैंक वाला भी कई बार चार्जेस ले लेता है, एनुअल मेंटेनेंस, है ना। और बाकी अगर फ्री में भी हो रहा है तब भी भाइयों बहनों, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब बातें कौन कह रहा है? बमॉल और टॉबिन, और वो भी आज से 70 साल पहले। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये मेरे सिर्फ स्वर हैं, लेकिन ये सब बातें एक्चुअल में कौन कह रहा है? बमॉल और टॉरिन। तो अगर आपको कोई भी बात लगे इन बातों से तो कृपया बमॉल और टॉरिन को जाकर पकड़ें। बट पॉइंट समझ आया कि उन्होंने क्या बोला? हाँ, लो वैल्यू होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हाँ, लेकिन मतलब कुछ तो होगा ना। तो अगर आपको अपने मनी को ट्रांसफर करना है किसी फाइनेंशियल एसेट की तरफ, तो बमॉल और टॉबिन ने ये बोला कि भाई उसमें कुछ खर्चा आएगा, सिंपल बात ये है, उसमें कुछ खर्चा आएगा। तो समझ आ गई लाइन का क्या मतलब उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट एरो, बमॉल asserts that individuals hold money for transaction purposes। ये तो खैर आपने पहले भी लिख ली थी बात, लेकिन दोबारा लिख ली कि बमॉल का ये मानना था, एसेट्स का मतलब है कि बमॉल का ये विचार था कि भाई इंसान क्यों पैसा होल्ड करता है? ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए। तो ये बमॉल भाई का मानना था। तो बमॉल asserts that individuals hold money for transaction purposes। अगला एरो, they also incur cost when they hold the inventories of money। तो इसमें आप कॉस्ट को हाईलाइट कर लेना। और अब एक बहुत ही मजेदार बात पहले आपसे पूछूंगा जो मुझे पता है आप नहीं बता पाओगे और फिर मैं बताऊंगा। तो इसमें कह रहा है, बमॉल ये कह रहा है कि आप जब अपने हाथों में पैसे रखते हो, मान लो ये पैसे 1 लाख रुपए मैं अपने हाथों में रखा हूं, ठीक है, मैंने होल्ड कर रखा है इन्वेंट्री ऑफ मनी, है ना। तो मेरे देखो हाथों में पैसे हैं, हाथों में 1 लाख रुपए हैं। तो बमॉल ये कह रहा है कि हाथों में पैसे रखने की भी कॉस्ट होती है। मैंने तो 1 लाख रुपए हाथ में रख रखे, जेब में रख रखे, इसकी क्या कॉस्ट? नहीं, हाथ में मतलब बैंक में, हाथ में ही है, ये देखो 1 लाख। तो ये तुम्हें कैसे पता? देखो ये लड़की कितनी होशियार है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये मेंशन कर लो भाई, मैं अगर लाख रुपए हाथ में रख रहा हूँ ना, तो इसका खर्चा बता दो, इसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर मैं 1 साल तक, बताओ, 1 लाख रुपए जेब में रख रहा हूँ 1 साल तक, ठीक है, तो पता है मैंने 1 साल में क्या खो दिया? मैंने 1 साल का वो ब्याज खो दिया, 1 साल का वो इंटरेस्ट खो दिया, जो शायद मैं ये लाख रुपए बैंक में जमा करके कमा सकता। तो आपको पॉइंट समझ आया? तो अगर आप पैसा हाथों में भी रखते हो तो उसकी भी कॉस्ट होती है, मतलब उसकी भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, बिकॉज यू हैव फॉरगॉन समथिंग। नहीं तो ये पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो ब्याज मिलता, लेकिन मैंने ये पैसा अपने हाथों में रखा, तो मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये लिखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको और मेंशन कर लेते हैं कि भाई क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप इसको अंडरलाइन करके लिखना कि भाई किस क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो डैश डाल के लिखना, कॉस्ट फॉरगॉन इज द interest rate which they could have earned if they invest their wealth in
अगर वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते बताओ? हाँ, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करते। तो इनके बाद आप मतलब लिखना, यहाँ पर बमौल ने क्लियर करा है सेविंग्स डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स और शेयर्स, बॉन्ड्स और शेयर्स। तो बमौल भाई का ये कहना था कि पैसा अगर आप हाथों में रखते हो तो उसकी भी आप एक कॉस्ट इनकर करते हो, और कॉस्ट कौन सी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इंटरेस्ट कमा सकते थे अगर वो पैसा आप सेविंग डिपॉजिट में रख देते, या एफडी में रख देते, या बॉन्ड में रख देते, या मान लो शेयर में लगा देते। इसके बाद नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो में लिखना है बॉन्ड्स एंड शेयर्स, बॉन्ड्स एंड शेयर्स प्रोवाइड हायर रिटर्न्स, बट क्या होते हैं ये दोनों? हाँ, आर रिस्की, ये लिखना है आपको। तो बॉन्ड्स और शेयर्स में रिटर्न तो ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? रिस्की। नेक्स्ट एरो, सेविंग्स डिपॉजिट, वो आ जाएगा सेविंग्स डिपॉजिट आर क्वाइट सेफ, सेविंग्स डिपॉजिट्स आर क्वाइट सेफ एंड रिस्क फ्री, बट इनमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, रिटर्न्स आर लो, हाँ, या वेरी लो। तो सेविंग्स डिपॉजिट में ये है कि पैसा तो सुरक्षित है लेकिन रिटर्न बहुत कम है। तो मतलब बमौल ने वही बातें कही जो आज भी, देखो ये सब 70 साल पुरानी बातें आज भी वैलिड है कहीं ना कहीं। रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिल जाएगा, और सेविंग डिपॉजिट में रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एरो, बमौल एंड टॉबिन प्रोक्लेम दैट, बमौल एंड टॉबिन प्रोक्लेम दैट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन। तो इन्होंने ये एक और मुद्दे की बात कही कि भाई ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? तो लिखो आगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये बातें कौन कह रहे हैं? बमौल कह रहे हैं। हो सकता है किसी और थ्योरी में कोई और भाई कुछ और कह रहा हो, तो ये इसलिए ध्यान रखना, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कौन कह रहा है? बमौल और टॉबिन कह रहे हैं। तो बमौल और टॉबिन ये मानते थे कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड है आपकी मनी की, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती है। अब कैसे करती है भाई, उनका क्या कहना था वो बादल में लिख लेते हैं कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो वो बहुत ही सिंपल लॉजिक था उनका। तो उन्होंने कहा, ऐसी बना लो, मान लो सेविंग्स डिपॉजिट में आपको पता चले कि इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, मान लो आपको पता चले कि सेविंग्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो अब आप ये बताओ, आप पैसा अपने हाथों में रखना चाहोगे कि बैंक में रखना चाहोगे? बैंक में रखना चाहोगे भाई, क्लियर हो गया सबको? अगर आपको पता चले कि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो आप अपना पैसा कहां रखना चाहोगे, हाथ में या बैंक में? बैंक में। तो इसका मतलब आपके हाथों की जो मनी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए बात? तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रहा है? बमौल एंड टॉबिन कह रहे हैं। तो उनका लॉजिक समझे कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो आप अपने हाथ में कम होल्ड करोगे और पैसा बैंक में जमा कर दोगे, ऐसा वो कह रहे थे। तो बस ये लिख लो, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग जो है, लोग बना रहा हूं, will hold lesser money in form of currency। तो लोग कम पैसा होल्ड करेंगे, वो कहेंगे भाई हाथ में नहीं रखते पैसा, बैंक में जमा कर दो। तो बमौल और टॉबिन का कहना था कि अगर सेविंग्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो लोग फिर पैसा कम होल्ड करेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो क्लियर हो गया यहां तक कहानी? उसके बाद और क्या कहा उन्होंने, नेक्स्ट एरो, बमौल हैज proved that the average number of, या average amount करना, सॉरी नंबर की जगह, the average amount of cash withdrawal which minimizes cost is given by के बाद डैश डाल लेना। बमौल हैज प्रूव्ड दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल, इसको हाईलाइट कर लेना, ये आपका डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। विच मिनिमाइजेस कॉस्ट को अंडरलाइन कर लेना, विच मिनिमाइजेस कॉस्ट को अंडरलाइन कर लेना। तो बमौल भाई ने एक फॉर्मूला दिया कि भाई आप कितना कैश विड्रॉ करोगे जिससे आपकी कॉस्ट कम आए, उसका एक फॉर्मूला दिया बमौल भाई ने कि बमौल हैज प्रूव्ड दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल विच मिनिमाइजेस कॉस्ट। तो मतलब आप कितना कैश विड्रॉल करोगे जिससे कॉस्ट कम आएगी, तो उसका फॉर्मूला लिख लो जी, C इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2by डिवाइडेड बाय R। तो ध्यान रखना, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बमौल भाई कह रहे हैं, तो हमें याद करनी है बस। तो अंडर रूट के अंदर 2by अपॉन R। अब C का मतलब क्या सर? कैश विड्रॉल। तो मार्क कर लो, C का मतलब है कैश विड्रॉल।
2 का मतलब तो 2 है, वो तो न्यूमेरिक 2 है भाई, दो गुना। किसका 2 गुना? अब बी लिख लेते हैं, बी का क्या मतलब है, तो बी इज ब्रोकर्स फी। ब्रोकर क्या पैसे मांग रहा है, बी का मतलब है ब्रोकर्स फी, ब्रोकर चार्जेस। वाई, वाई का तुक्का मार सकते हो, वाई क्या है, इनकम। आपकी कितनी इनकम है ना, इंडिविजुअल्स इनकम, तो वाई का मतलब है इंडिविजुअल्स इनकम, आपकी कितनी इनकम है, डिवाइडेड बाय आर, आर का भी तुक्का मार सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। तो ये बमौल भाई ने फार्मूला दिया था कि भाई ऑन एन एवरेज आप कितना कैश विड्रॉल करो जिससे आपका खर्चा कम आए, तो ये फार्मूला है कैश विड्रॉल का। और भी फार्मूले दिए थे वैसे उन्होंने, आप सर्च करना इनकी स्टडी कभी टाइम पास का मन करे तो, वो लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करना है कैश विड्रॉल का। उसके बाद नेक्स्ट एरो, दिस अप्रोच also suggests that the demand for money, this approach also suggests that the demand for money and bonds depends on the cost of making transfer between the two. This approach also suggests that demand for money and bonds depends on the cost of making transfer between the two. तो इस लाइन का मतलब भी बताता हूँ। तो इसमें आप मनी को ब्लॉक बना लो और बॉन्ड को ब्लॉक बना लो। तो इसमें भी वही बात दे रखी है कि भाई आपको अगर अपने मनी को या उस पैसे को अगर बॉन्ड में ट्रांसफर करना है, उस पैसे के बॉन्ड खरीदने, तो आप कितना मनी रखोगे या कितना बॉन्ड रखोगे, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। हाँ, हाईलाइट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर्स। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर का मतलब है, दोबारा से चाहे लिख सकते हो वही, ब्रोकर्स फी, क्योंकि जितनी बार आप ट्रांसफर करोगे उतनी बार ब्रोकर पैसा मांगेगा। तो अगर ब्रोकर फी ज्यादा लगेगी, मान लो, तो आप खुद लॉजिक लगाओ, अगर ब्रोकर फी ज्यादा लगेगी तो क्या आप ज्यादा ट्रांसफर करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, है ना। तो यही मतलब है। तो ये भी बात लिख लेते हैं, ऐसे नीचे बनाकर लिख लो कि मान लो ब्रोकर्स फी अगर ज्यादा लगेगी, एक मिनट, अगर ब्रोकर्स फी ज्यादा लगेगी तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, इसका मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब कि अगर ब्रोकर ज्यादा पैसा मांगेगा मान लो, तो आपको ट्रांसफर करने का जो खर्चा है वो भी क्या हो रहा है, ज्यादा लगेगा। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसे में आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे या कम ट्रांजैक्शंस करोगे। हाँ, तो ये लिखना है कि इट विल लीड टू लोअर ट्रांजैक्शंस, तो आप कम ट्रांजैक्शंस करोगे, तो इट विल लीड टू लोअर ट्रांजैक्शंस। तो समझ आए वाला पॉइंट भी। तो ये भी मतलब प्रैक्टिकल है, देखो ये भी आज के जमाने में भी ट्रू है। अब मैं भी अगर अपना पैसा ब्रोकर को देता हूं या ब्रोकर को मतलब बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं या शेयर में इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं भी ये सोचता हूं कि अगर ब्रोकर ज्यादा पैसे मांग रहा है तो फिर मैं ट्रांजैक्शन कम करूंगा। ये होता है, ये जेन्युइन बात है। तो यही बमौल ने भी बोला कि आप कितना मनी और कितना बॉन्ड मतलब इन्वेस्ट करोगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांसफर का खर्चा क्या आ रहा है, और अगर ये खर्चा ज्यादा आएगा तो आप ये ट्रांजेक्शन कम करोगे। समझ आया पॉइंट। और लास्ट एरो बमौल की कहानी की, लास्ट एरो में क्या दिया है बमौल भाई ने, तो इसके लिए एक ऐसी वो बना लो, छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट है। तो एक बना लो मनी, पहले ऐसे लिखो मनी या ब्रैकेट में कैश, या एक और ब्रैकेट में लिख लो डिमांड डिपॉजिट, और दूसरी तरफ लिख लो थोड़ा सा आगे बॉन्ड्स, शेयर्स एटसेट्रा। तो एक तरफ है मनी या कैश या डिमांड डिपॉजिट, जहां पर एक तरह से रिटर्न्स कितने हैं, ऑलमोस्ट जीरो। भाई आपको कैश रखने में कितना रिटर्न मिल रहा है, जीरो, और डिमांड डिपॉजिट में भी कितना इंटरेस्ट मिलता है, मतलब नेग्लिजिबल। ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चा कहता है करंट अकाउंट में तो मिलता है, लेकिन ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये 70 साल पहले बमौल भाई कह रहे हैं कि भाई आप अगर पैसा कैश में रखते हो या करंट अकाउंट में रखते हो, मतलब इसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। लेकिन इनमें फायदा क्या है, इनमें कि रिस्क क्या है आपका, मतलब कुछ भी नहीं है, कम भी क्या है, मतलब रिस्क फ्री, नेग्लिजिबल रिस्क है, कोई रिस्क ही नहीं, पैसे जेब में रखें आपके, कोई रिस्क नहीं है। हाँ, वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भाई, वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हो ना कि पैसा कम हो गया जेब में रखे रखे, ये कह रहे हो ना। लेकिन पैसे तो रिस्क फ्री है ना, ऐसा तो नहीं कि पैसा डूब गया, लेकिन पैसे डूबने का खतरा कहाँ है, वहां पे। तो वहां पर रिटर्न्स तो है ज्यादा हाई, लेकिन रिस्क भी क्या है, हाई। तो पहले आप ये बताओ कि आप इन बातों से सहमत हो या अभी भी आपके मन में कोई हलचल है कि भाई अगर आप मनी कैश के फॉर्म में रखते हो या डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में रखते हो तो रिटर्न कुछ नहीं है लेकिन रिस्क भी कुछ नहीं है। पहले ये बात ओके हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप शेयर्स खरीदते हो या बॉन्ड्स खरीदते हो तो वहां पर रिटर्न तो ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, क्या पता कैपिटल लॉस हो जाए, ये भी तो है बात, ये क्लियर होगी बात। तो अब बमौल और टॉबिन ने फाइनल कंक्लूजन ये दिया कि आप बताओ, आप बच्चे बताओ, आप क्या रखना चाहोगे, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन। तो रिटर्न नहीं चाहिए आपको जीवन में, डिपेंड करता है, हाँ किस चीज पर डिपेंड करता है, आपको हाथ में कितना चाहिए, इनकम कितनी है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो
तो हाई में लगा सकते हो, बहुत कम पैसे हैं, खाने के वांदे हैं तो हाथ में रखोगे। तो मतलब यही उन्होंने भी कहा। तो बमॉल और टॉबिन ने भी यही कहा कि हर इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है कि मैं कितना ये रखूंगा और कितना वो रखूंगा, यानी कि कितना पैसा ऑप्शन 1 में डालूंगा और कितना पैसा ऑप्शन 2 में डालूंगा। और इसे बोलते हैं एसेट एलोकेशन। इसे क्या बोलते हैं? एसेट एलोकेशन। कि भाई मेरी मर्जी है मैं 10 रुपए ऑप्शन 1 में रखूं और 90 रुपए ऑप्शन 2 में रखूं, वो तो मेरी मर्जी है। और आपकी मर्जी हो सकती है आप ऑप्शन 1 में 20 रुपए रखो, ऑप्शन 2 में 80 रखो। किसी और की मर्जी हो सकती है वो ऑप्शन 1 में 90 रखे, ऑप्शन 2 में 10 रखे। भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। तो बस ये लिखना है कि भाई एसेट एलोकेशन इज इंडिविजुअल्स चॉइस। तो उन्होंने यही बोला कि भाई एसेट एलोकेशन जो है वो इंडिविजुअल का अपना चॉइस है, उसको जहां मन करे वो वहां रखे और जितना रखे उतना अपने हिसाब से रखे। बस तो पहले आप ये बना लो। तो एक बार ध्यान से देख लो बमॉल और टॉबिन की कहानी में पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद रखने हैं, बस एमसीक्यू के लिए देखो। इन्होंने मेनली तो ये बोला कि भाई हम अपने पास इन्वेंट्री क्यों रखते हैं? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। पहला तो पॉइंट ये हो गया मेनली। बाकी दूसरा इन्होंने ये बोला कि हम मनी जो अपने पास रखते हैं वो दो तरह से रख सकते हैं, या तो हाथ में या बॉन्ड में। मतलब बॉन्ड मतलब शेयर में, ऐसा समझ, या तो हाथों में या शेयर्स में। हाथों में रखोगे तो बताओ फायदा क्या है? रिस्क फ्री। शेयर में रखोगे तो रिस्क ज्यादा। हाथों में रखोगे तो नुकसान क्या? इंटरेस्ट कुछ नहीं है। हाँ मतलब इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। शेयर में रखोगे तो इंटरेस्ट ज्यादा भी मिल सकता है। तो पहले क्लियर हो गया उन्होंने क्या। बाकी फिर उन्होंने कहा कि अगर पैसे को हाथों से निकाल के शेयर्स में डालोगे तो इसमें क्या लगेगी? फिक्स कॉस्ट, मतलब ब्रोकर के चार्जेस लगेंगे। बाकी पैसा हाथों में रखने की भी कह रहे हैं कॉस्ट होती है, वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये समझ गए थे कि भाई आपका इंटरेस्ट का लॉस हो गया। फिर ये तो नॉर्मल बातें थी। फिर उन्होंने कहा कि अगर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो आप अपने पैसे हाथों में कम रखोगे। ये भी एक पॉइंट उन्होंने कहा। फिर फॉर्मूला तो क्या रटना है, वो तो कोई बात ही नहीं, C = √2BY/R। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मनी को बॉन्ड की तरफ या शेयर की तरफ ट्रांसफर करोगे तो अगर उसमें खर्चा ज्यादा आएगा तो फिर आप वैसी ट्रांजैक्शंस कम करोगे। ये भी बात कॉमन सेंस वाली उन्होंने कही। और लास्ट में उन्होंने कहा एसेट एलोकेशन जो है वो हर इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से करेगा। तो कितना पैसा हाथों में रखना है, कितना शेयर में डालना है, वो आपकी चॉइस है। तो समझ आ गया बॉमल और टॉबिन की बातें। चलो तो बॉमल और टॉबिन के बाद आते हैं जी नंबर 2, दूसरे महारथी, छोटे महारथी। इनका नाम था जी फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी। तो इसने ज्यादा मेहनत नहीं करी। रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी मतलब जो थ्योरी पहले भी आप पढ़ चुके हो क्वांटिटी थ्योरी, उसी का रीस्टेटमेंट कर दिया। रीस्टेटमेंट मतलब बस उसी को थोड़ा सा मतलब हेरफेर करके चेंज करके बता दिया फ्राइडमैन ने। तो इसमें आप एक बना लो आदमी। तो आदमी का नाम तो क्या है? हाँ वो तो लिखिए, मिल्टन फ्राइडमैन। और 1956, हाँ मिल्टन फ्राइडमैन 1956। तो एरो डाल के लिख लो। ही एक्सटेंडेड कीन्स स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांडेड within the framework of asset price theory। तो इसमें बस आप हाईलाइट कर लेना एक्सटेंडेड कीन्स स्पेक्यूलेटिव मनी, बस इतना कर दो। तो इससे कीवर्ड याद आ जाएंगे जो भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो ही एक्सटेंडेड कीन्स स्पेक्यूलेटिव मनी डिमांडेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एसेट प्राइस थ्योरी। एसेट प्राइस थ्योरी को अंडरलाइन कर लेना। सेकेंड एरो, ही ट्रीट्स द डिमांड फॉर मनी एज नथिंग मोर देन द एप्लीकेशन of a more general theory of demand for capital assets, as nothing more than the application of a more general theory of demand for capital assets। इसमें आप demand for capital assets को अंडरलाइन कर लेना। तो इसमें मेरी मजबूरी है कि मुझे लैंग्वेज ही लिखवानी पड़ती है क्योंकि उनकी थ्योरीज हैं, लेकिन इसका बेसिक बड़ा सिंपल मतलब बता देता हूँ आपको कि क्या है कि फ्राइडमैन ने क्या कहा। अब ध्यान से सुनिए, पहले उसके लिए कीन्स की बातों पर चलते हैं। अब आपको कीन्स की बातें याद है? कीन्स ने कुछ कही थी, बताओ। कीन्स ने जो बातें कही थी उसमें एक स्पेक्युलेटिव मोटिव याद है? क्या कहा था कीन्स ने कि भाई हम पैसा जो रखते हैं अपने हाथों में, ट्रांजैक्शन मोटिव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक मोटिव दूसरा क्या भी था? स्पेक्युलेटिव मोटिव। और स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब था कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? हाँ सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, है ना, ये सब चीज़ें। इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज लिख देता हूँ। तो बस भाइयों बहनों, फ्राइडमैन ने भी यही कहा। फ्राइडमैन कह रहा है मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पैसों की जरूरत, फ्राइडमैन के तो हिसाब से कह रहा है कि फ्राइडमैन तो कह रहा है मुझे तो लग रहा है कि लोगों को पैसा बस इसीलिए चाहिए। आपको क्यों पैसा चाहिए? फ्राइडमैन कह रहा है ताकि आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सको? सिक्योरिटी में। पढ़ लो वाली नहीं। तो उसने बस उसको थोड़ा सा डिजाइनर बना के कह दिया डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स। तो लिखा भी है, देखो पूरा सेंटेंस को अगर आप ध्यान से इंग्लिश पढ़ोगे तो लिखा है ही ट्रीट्स द डिमांड फॉर मनी एज नथिंग मोर देन द एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट। मतलब वो कह रहा है मनी किसी और चीज के लिए नहीं चाहिए आपको सिर्फ किस लिए चाहिए? इन्वेस्ट करने के लिए। बस ऐसा वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, याद रखना। ऐसा फ्राइडमैन भाई कह रहे हैं।
हाँ, कई बार बच्चा मेरे से लड़ने आ जाता है कि सर ऐसा कैसे कह रहे हो, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्राइडमैन कह रहा है कि आपको पैसा सिर्फ किस लिए चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। तो ये उनका मतलब हो गया। नेक्स्ट एरो, डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय, फिर आप डैश डाल लेना। तो ये भी बच्चों वाली बात है कि भाई मनी की डिमांड दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहला ए, परमानेंट इनकम, परमानेंट इनकम, लेकिन इसमें आप परमानेंट वर्ड को हाईलाइट कर लेना, अभी बताऊंगा, परमानेंट इनकम। और दूसरा बी, रिलेटिव रिटर्न्स ऑन एसेट्स, रिलेटिव रिटर्न्स ऑन एसेट। तो देखो अब कुछ तो अलग बोलना था ना, नहीं तो लोग कहते भाई तुम तो कीन्स की कॉपी कर रहे हो, तुम तो चोर हो। तो कुछ तो अलग बोलना ही था फ्राइडमैन को भी, तो उसने थोड़ा सा मतलब शब्दों का हेरफेर कर लिया। कह रहा है कि मनी की डिमांड किससे अफेक्ट होगी, पहले बी वाला समझा देता हूँ, वो आसान है। कह रहा है मनी की डिमांड इफेक्ट होगी रिलेटिव रिटर्न्स ऑन एसेट से, यानी कि अगर मान लो आप किसी भी एसेट पे इन्वेस्ट करना चाहते हो और वहाँ रिटर्न्स अगर ज़्यादा मिलेगा आपको, तो फिर आप हाथों में कम रखना चाहोगे पैसा और वहाँ इन्वेस्ट कर दोगे। और अगर वहाँ पे रिटर्न्स मान लो कम मिलेंगे आपको, तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे और पैसा हाथों में रख लो। तो बी पॉइंट क्लियर हो गया कि आपके मनी की डिमांड डिपेंड करती है इस बात पर कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा एसेट पे, पहले क्लियर हो गया। लेकिन ए में उसने देखो क्या ट्विस्ट करा हल्का सा, कह रहा है मनी की डिमांड जो है वो आपकी परमानेंट इनकम पर डिपेंड करती है। तो इसी के नीचे एरो डाल के ऐसे लिखो करंट इनकम, और उसको ब्लॉक बनाकर काटना है आपको। हाँ, काटने का मतलब ताकि ये याद रहे कि हम यहाँ परमानेंट इनकम के लिए कह रहे हैं फ्राइडमैन की परमानेंट इनकम पे डिपेंड करती है आपकी मनी की डिमांड, करंट इनकम पे नहीं। करंट इनकम तो होगी मतलब आपकी हर महीने की तनख्वाह या हर महीने की इनकम, करंट इनकम। तो बच्चा पूछता है परमानेंट इनकम उसका क्या मतलब है, तो वो लिखते हैं, एक और एरो निकाल लेते हैं कि भाई परमानेंट इनकम का क्या मतलब कहना चाह रहा है फ्राइडमैन। तो मारो तुक्का कोई, तो परमानेंट इनकम का मतलब उसका ये कहना था फ्राइडमैन का एक तरह से कि भाई आपके पास वेल्थ कितनी है, वेल्थ, वेल्थ को कहता है वो परमानेंट इनकम, मेजर ऑफ वेल्थ। तो फ्राइडमैन के हिसाब से परमानेंट इनकम का मतलब हो गया वेल्थ, जमा पूंजी। करंट इनकम तो तनख्वाह या सैलरी या इनकम। तो परमानेंट इनकम का मतलब फ्राइडमैन के हिसाब से क्या, वेल्थ, एक तरह से मेजर ऑफ वेल्थ। बाकी इसका उसने फॉर्मूला भी दिया था, तो वो लिख लेते हैं डैश डाल के। तो इसका फॉर्मूला है डैश डाल के, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम्स। तो ये आपने अभी शायद नहीं पढ़ रखा, तो डोंट वरी, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको मैथ्स में एक चैप्टर में पढ़ाएंगे, तब आप सीख जाओगे। तो बस अभी आप ऐसे हाईलाइट कर लो। तो अभी इसको समझते नहीं है क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा शायद, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ उसमें आप पढ़ोगे प्रेजेंट वैल्यू, है ना, मैथ्स के अंदर। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम्स, बाकी मैं इसका एक वैसे मतलब समझाता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। तो मान लो आपको 1 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 2 साल बाद भी 100 रुपये मिलेंगे, 3 साल बाद भी 100 रुपये मिलेंगे और 4 साल बाद भी 100 रुपये मिलेंगे। तो आप ये बताओ कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जो आपको 100 रुपये मिलेंगे, क्या वो 100 रुपये और आज के 400 रुपये, क्या ये बराबर बात है? मान लो एक ऑप्शन, एक बच्चे को मैं आज 400 रुपये दे रहा हूँ और दूसरे बच्चे को कह रहा हूँ कि तुम्हें मैं 1 साल बाद 100 दूंगा, फिर 2 साल बाद 100 दूंगा, फिर 3 साल बाद 100 दूंगा, फिर 4 साल बाद 100 दूंगा। तो क्या ये बच्चा और ये बच्चा मतलब सेम बात है आपके लिए, अलग है? अलग है ना, क्योंकि इसमें समय आ गया। समय उसको 4 साल में पैसा मिल रहा है, इसको आज मिल रहा है। तो जब हम कभी भी अपने फ्यूचर की वैल्यूज को आज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, वो मत पूछना कि क्या है, लेकिन जब भी आप भविष्य की वैल्यूज को आज में कन्वर्ट कर लेते हो कि आज इनकी वैल्यू क्या, तो उसको कह देते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, वो तो खैर आप सीख जाओगे, लेकिन आपको समझ आ गई कि क्या मतलब है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम्स, यानी कि फ्यूचर में होने वाली इनकम्स की आज की वैल्यू। तो ये फ्राइडमैन ने कहा था कि मैं तो वेल्थ कहना चाहता हूँ, करंट इनकम नहीं कहना चाहता। उसके बाद नेक्स्ट एरो, फ्राइडमैन मेंटेन्स दैट it is the permanent income which affects demand for money। तो ये तो खैर आपने लिखी ली बात, बस समझ ली। तो फ्राइडमैन का यही मानना था कि परमानेंट इनकम ही आपकी मनी की डिमांड को अफेक्ट करता है, ऐसा फ्राइडमैन का मानना था। फिर नेक्स्ट एरो, ही डिटरमाइंस 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो उसने 4 डिटर्मिनेंट्स बताए कि जो मनी की डिमांड को अफेक्ट करेंगे, तो हमें मेनली 4 पढ़ने। तो फ्राइडमैन ने बोला कि भैया देखो 4 बातें बताऊंगा मैं जो आपकी मनी की डिमांड को अफेक्ट करेंगी। तो हमने कहा ठीक है बताओ फ्राइडमैन भाई क्या है वो बातें। तो हम 4 बाइफरकेशन कर लेते हैं इसी के नीचे, छोटी छोटी बातें बस। तो फ्राइडमैन का बस इतना ही पोर्शन है कि भाई फ्राइडमैन ने क्या कहा। तो फ्राइडमैन ने 4 बातें बताई जो हमारे मनी की डिमांड को प्रभावित करेंगे। तो पहली तो आपने बाय डिफॉल्ट लिखी ली, समझ ली, लेकिन फिर भी लिखना तो है। तो पहले एरो में तो आप लिख लो टोटल वेल्थ, है ना। तो ये तो हो गया, आप समझ गए, टोटल वेल्थ। तो इसका मतलब मोटा मोटा उन्होंने ये कहा फ्राइडमैन भाई ने कि भाई अगर आपकी वेल्थ ज्यादा होगी तो फिर आपकी मनी की डिमांड भी ज्यादा होगी। तो ये तो सिंपल वही पॉइंट हो गया कि वेल्थ मतलब परमानेंट इनकम, है ना। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड
इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस लेवल्स। तो दूसरा फैक्टर हो गया प्राइस लेवल्स, यानी महंगाई भी समझ सकते हो आप। तो फ्राइडमैन भाई ने कहा कि अगर चीज़ें महंगी होंगी, मान लो ब्रेड खरीदने जाते हो आप सुबह, तो ब्रेड है 500 रुपए की, तो अगर चीज़ें महंगी होंगी, प्राइस लेवल्स ज़्यादा होंगे, तो मनी की डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? इसका मतलब कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर प्राइस लेवल्स ज़्यादा होंगे तो डिमांड फॉर मनी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही बात उन्होंने कही, दूसरा फैक्टर। उसके बाद तीसरा, डिमांड फॉर मनी rises if opportunity cost of money holdings fall. If opportunity cost of money holding falls, तो इसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग को पहले अंडरलाइन कर लो। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग कौन बच्चा समझाएगा दोबारा? ये पूरा शब्द कौन दोबारा समझाएगा? जो हम खो रहे हैं, राइट, बिल्कुल सही। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग का मतलब दोबारा से लिख लो कि एक तरह से इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स या शेयर्स जो आप क्या कर रहे हो, मतलब खो रहे हो, फॉरगॉन कर रहे हो, जो आपको अब नहीं मिल रहा क्योंकि आप पैसा हाथ में रख रहे हो। तो अब इसका रिलेशन समझते हैं, आपसे पूछता हूं। तो अब आप खुद ये लॉजिक लगाओ, अगर बॉन्ड्स पर या शेयर्स पर इंटरेस्ट मान लो कम हो रहा है, लेट्स से कम हो रहा है, तो अब आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? नहीं करोगे ना इन्वेस्ट, तो फिर आप पैसा अपने हाथों में रखना चाहोगे। तो यही बात उसने बोली कि डिमांड फॉर मनी जो है वो राइज होगा अगर ये इंटरेस्ट जो है फॉल होते हैं। तो यानी आप कह सकते हो एक तरह से इनवर्स रिलेशन हो, इनवर्सली रिलेटेड हो गया। तो आप डिमांड मनी की ज्यादा करोगे अगर ये इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, तो क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो फिर आप इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहोगे, आप तो पैसा अपने हाथ में रखना चाहोगे। तो ऐसा फ्राइडमैन भाई ने कहा। और चौथा फैक्टर, चौथी बात क्या की, वो सेकंड की तरह सेम ही है लेकिन फिर भी फैक्टर तो लिखना ही है कि डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। उसने कहा इन्फ्लेशन भी एक मतलब रीजन हो सकता है मनी की डिमांड का इफेक्ट करने का, महंगाई। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी, है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी मनी की डिमांड भी फिर बढ़ेगी, आपको ज्यादा चाहिए होगा। ये भी सेकंड की तरह ही होगी लेकिन नाम अलग है। तो डिमांड फॉर मनी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। तो क्लियर हो गया इसका खेल? ठीक है, तो इसको एक बार रिकैप करके क्रक्स बनाते हैं। देखो फ्राइडमैन ने क्या कहा, तो फ्राइडमैन ने तो कुछ भी नहीं कहा, इसमें तो मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि इसने किसकी थ्योरी को एक्सटेंड करा, कीन्स की, और कीन्स की थ्योरी में भी कौन से वाले मनी को, स्पेकुलेटिव वाले मनी को। तो फ्राइडमैन ने भी यही बोला कि भाई हमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। बाकी बस फ्राइडमैन ने कहा 2 चीजों से डिमांड अफेक्ट होती है मेनली, एक आपकी वेल्थ और दूसरा रिटर्न्स, बस। और उसने 4 डिटर्मिनेंट्स और बताए जिसमें मतलब वेल्थ तो हो ही गई, बाकी प्राइस लेवल भी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी और इन्फ्लेशन। तो ये वाला क्लियर हो गया फ्राइडमैन का। चलो उसके बाद जी लास्ट नंबर 3, ये छोटा सा है, फिर चलेंगे क्वेश्चंस पर। तो नंबर 3 और लिखते हैं। नंबर 3 का नाम है डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर को ब्लॉक कर लेना चाहें, टुवर्ड रिस्क। तो ये बात किसने कही, एक आदमी बना लेते हैं। आदमी का नाम है वही जो आपने पहले सुना था, जेम्स टॉबिन। तो इसने मतलब एक कुछ और बात कही, एक बिहेवियरल बात कही, वो लिख लेते हैं, बहुत सिंपल बात है। अकॉर्डिंग टू हिम, तो आप एरो डाल के लिखना, कॉमा, एन इन्वेस्टर इज फेस्ड विद अ प्रॉब्लम of what proportion of his portfolio of financial assets he should keep in form of ready money को आप हाईलाइट कर लेना, and in form of investment को भी आप हाईलाइट कर लेना। पहले ये लाइन समझा दो कि भाई टॉबिन ने क्या कहा। अब बहुत ही नॉर्मल बात कही, ये शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो टॉबिन ने ये बोला कि भाई उसके हिसाब से एक इन्वेस्टर को क्या प्रॉब्लम आती है ना, और ये मेरे साथ भी आती है और आपके साथ भी आएगी कुछ टाइम बाद जब आप इन्वेस्ट करोगे। तो कह रहे हैं इन्वेस्टर के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसको ये सोचना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ के बाद पढ़ो, व्हाट प्रोपोर्शन, कि मतलब कितना पैसा। तो मुझे यही प्रॉब्लम आती है, मैं ये सोचता हूँ कि कितना पैसा तो मैं इन्वेस्ट करूँ, है ना, कितना परसेंट, और कितना परसेंट मैं अपने पास बिल्कुल रेडी मनी रखूँ। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आती है, मुझे भी समझ नहीं आता कहीं बार। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं कह भी रहा हूँ लेकिन टॉबिन भी कह रहा है। ओके, तो समझिए टॉबिन ने क्या बोला कि भाई इन्वेस्टर को ये प्रॉब्लम आती है कि उसको कितना प्रोपोर्शन अपने पोर्टफोलियो का रेडी मनी के फॉर्म में रखना है और कितना उसको इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखना है। उसको ये प्रॉब्लम आती है कि भाई कितना रखूँ मैं, व्हाट प्रोपोर्शन।
तो ये मुझे भी प्रॉब्लम आती है, मुझे समझ नहीं आता कि तकिए के नीचे कितना रखूँ रात को सोने से पहले और इन्वेस्ट कितना करूँ, तो रेडी मनी कितना रखूँ और इन्वेस्ट कितना करूँ, ये प्रॉब्लम मुझे आती है। तो ये टॉपिक ने भी प्रॉब्लम आती है। तो सेकंड एरो लिखते हो, अकॉर्डिंग टू हिम कॉमा एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। तो देखो ये बात आई ना बिहेवियर की, अकॉर्डिंग टू हिम एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर शोज के बाद कीवर्ड है वो आप हाईलाइट कर लेना, इसको बोलते हैं बड़ा बड़ा लिखना रिस्क एवर्जन। तो रिस्क एवर्जन का मतलब क्या बताऊं, रिस्क को अवॉइड करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर शोज रिस्क एवर्जन कॉमा लिख लो, विच मीन्स, बिल्कुल सही कहा आपने, दे प्रेफर लेस रिस्क, विच मीन्स दे प्रेफर लेस रिस्क। तो टॉबिन ने ये कहा कि भाई इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है ना उसके हिसाब से, हो सकता है आपको से हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके हिसाब से इंडिविजुअल का बिहेवियर रिस्क एवर्जन का होता है, मतलब वो क्या चाहता है, मैं रिस्क कम लूं, ऐसा उसने बोला। तो विच मीन्स दे प्रेफर लेस रिस्क। अब ऑब्वियसली फिर से एक ब्लॉग बना लेते हैं, वो पहले भी बनाया था लेकिन दोबारा से, क्योंकि रिस्क की बात हो रही है ना, क्योंकि रिस्क की बात हो रही है। तो भाई दोबारा से बताओ, मान लो बॉन्ड्स या शेयर्स, तो बॉन्ड्स और शेयर्स में रिस्क कम है कि ज़्यादा है ना, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन अगर वो इसमें इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न भी क्या है, ज़्यादा है ना। और अगर वो मान लो अपने पास रेडी मनी रखता है, मतलब कि होल्ड करता है कैश, तो इसमें बेसिकली क्या है, मतलब रिस्क फ्री या रिस्क नहीं है कुछ, लेकिन इसमें फिर रिटर्न भी कुछ नहीं है, ना के बराबर। तो ये वही बात है पुरानी वाली, लेकिन दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि रिस्क की बात उठी इसलिए दोबारा बना लिया। तो टॉपिक ने यही बोला कि भाई देखो इंसान चाहता है वैसे तो कम रिस्क लेना, तो बॉन्ड्स और शेयर्स में रिस्क ज़्यादा होगा, रेडी मनी रखोगे तो रिस्क कम होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट एरो, तो इसमें आप मान लो, चलो आपसे पूछता हूँ, तो ऐसे लिखो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, ठीक है। तो मान लो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो आप ये बताओ कि आपकी डिमांड फॉर होल्डिंग मनी क्या होगी। वेरी गुड, तो इसका मतलब आपको मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो भाई सब बच्चे समझ गए, क्योंकि ये बात कई बार रिपीट होगी पहले अलग अलग थ्योरी में कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, मान लो आपको पता चला कि बैंक में तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर आप पैसा बैंक में डाल दोगे और अपने हाथों में कम रखोगे। तो यही बात टॉपिक ने भी बोल दी दोबारा से कि भाई इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो हमारी डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा भी बना लो एक बार ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी आप बढ़ा दोगे, आप कहोगे फिर तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इंटरेस्ट कम मिल रहा है, अब तो मैं मनी होल्ड करूंगा, तो आप उसको बढ़ा दोगे। हाँ, तो मैं बस यही आ रहा था, तुमने मुंह की बात छीन ली। तो टॉबिन ने बेसिकली डिमांड और इंटरेस्ट रेट का कैसा रिलेशन बताया, इनवर्स रिलेशन बताया बस। तो टॉबिन ने डिमांड का और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन बताया, जो वैसे और ने भी बता रखा है लेकिन इसने भी बता दिया दोबारा से। और इसको उसने एक डायग्राम पर शो कर दिया, तो एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। वाई एक्सिस पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट रेट्स, एक्स एक्सिस पर लिख लेते हैं डिमांड फॉर होल्डिंग मनी। रिया जी टोटल वेल्थ में था कि अगर वेल्थ ज़्यादा होगी तो मनी की डिमांड भी आप ज़्यादा करोगे, ये था मतलब इनकम ज़्यादा होगी तो खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे तो डिमांड ज़्यादा करोगे। अच्छा, तो खुद बताओ इनवर्स रिलेशन कैसे शो होगा, कैसे कब से शो होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बस ऐसे बना लो फॉर्मेलिटी के लिए। तो इनवर्स रिलेशन शो कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से। तो इसका मतलब ये है, ऐसे वो भी बनाने के लिए बना रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट है R1 तो आपकी डिमांड कितनी है, मान लो D1, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया R2 तो अब आपकी मनी होल्ड करने की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो यही तो होता है ना इनवर्स रिलेशन कि भाई रेट कम हुआ तो आपकी डिमांड बढ़ गई, इनवर्स रिलेशन, या रेट अगर बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, इनवर्स रिलेशन। तो इसका नाम लिख लेते हैं, बस इस कर्व का नाम पड़ेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन कर्व। तो इस कर्व का नाम पड़ गया डाउनवर्ड स्लोपिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन कर्व। मतलब कि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस बता रहा है आदमी की कि अगर रेट कम हो जाएगा ना तो फिर मैं ज़्यादा पैसे रखूंगा अपने हाथों में, तो ये इन्वेस्टर की लिक्विडिटी प्रेफरेंस बता रहा है। तो इसका नाम पड़ गया डाउनवर्ड स्लोपिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन कर्व। हाँ नहीं, वो नहीं, वो तो उसकी थ्योरी में, तो बस ये तो नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग है। चलो तो इसको क्लोज कर दो, मतलब इसको आप ऐसे लगा दो और एक लंबी गहरी सांस ले लो 2-3 बार। तो इसके छोटे छोटे 15 क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस करेंगे हम साथ में ही लगे हाथ। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे, ठीक। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कह रहे हैं आपको गलत बात बतानी है कि गलत क्या है, सही नहीं बताना है, गलत। अब पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। गलत वाली पहचाननी है आपको, ये नहीं कि सही। एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज
इज मनी। अच्छा, बी में लिखा है मनी हैज जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर एंड इज जनरली एक्सेप्टेबल इन सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। सी में लिखा है मनी इज टोटली लिक्विड एसेट एंड प्रोवाइड्स अस विद द मींस टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज। डी में लिखा है करेंसी विच रिप्रेजेंट्स मनी डज नॉट नेसेसरीली हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कौन सा गलत है? डी डोंकी, ए एप्पल। अब कोई बी भी बोल दो, कोई सी भी बोल दो। चलो अच्छा, तो देखो डी जो है कह रहा है कि जो आज करेंसी चलती है, अब जैसे 500 रुपए का नोट है, लेकिन आप ये बताओ क्या उस कागज की वाकई में कीमत 500 है? नहीं है ना। तो यही तो कह रहा है कि करेंसी विच रिप्रेजेंट्स मनी डज नॉट नेसेसरीली हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये बात तो सही है, ये हमने लिखी पढ़ी हुई थी कि भाई 500 रुपए का वो तो कागज का टुकड़ा ही तो है भाई, इस जरा से कागज की क्या कीमत, कुछ भी नहीं। लेकिन इस पर अगर 500 लिख के आरबीआई ने ठप्पा लगा दिया तो आप वैल्यू हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि करेंसी की वैल्यू डज नॉट नेसेसरीली हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये बात तो सही है। सी में लिखा है मनी इज टोटली लिक्विड और प्रोवाइड अस मींस टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विस। तो ये सही है या गलत है? सही। तो मनी जो है वो लिक्विड होता है और उससे आप गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो। डी में लिखा है मनी हैज जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर। कह रहा है मनी के पास परचेजिंग पावर होती है और वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है। तो ये बात सही है या गलत? सही है। और ए में लिखा है एनीथिंग, कह रहा है कुछ भी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है वो मनी होगा। तो ये गलत है दोस्त। अगर आपको याद हो, एक आपको वो सुनाई थी स्टोरी मदर डेयरी के ऊपर पर्ची शायद, है ना। तो कह रहा है कि कुछ भी अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा तो वो मनी हो जाएगा। तो वो गलत है, क्योंकि खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने से मनी नहीं होता। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ उसमें हाँ स्टोर ऑफ वैल्यू भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। तो मतलब पहला ऑप्शन सही है क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। चलो सेकंड तो आपको बताना ही पड़ेगा सही। मनी परफॉर्म्स ऑल द 3 फंक्शन। अब देखो ये लो सेकंड में आ जाएगा। तो 3 फंक्शंस मनी के कौन कौन से हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना। बाकी में कुछ पटांग दे रखे। उसके बाद थर्ड है डिमांड फॉर मनी इज, याद है स्टार्टिंग में बताया था जिस दिन आपको बताया था कि भाई आपके जीवन का कटु सत्य यही है कि आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको तो चीज़ें चाहिए, है ना। तो चीज़ें खरीदने के लिए आप कह रहे हो पैसा चाहिए। चलो ये ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, हायर द डैश, कह रहा अगर ज़्यादा होगा डैश, हायर वुड बी डैश ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर विल बी डैश। तो करो फिर दिमाग लगाओ कि भाई कि अगर वो ज़्यादा होगा तो होल्डिंग कैश करना का वो भी ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से लोअर विल बी डैश होगा। तो कहानी का लिंक बनना चाहिए। तो क्या है? हायर द इंटरेस्ट रेट। अच्छा ये कह रहे हो आप। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश होगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ होल्डिंग कैश का मतलब ऐसे यही होता है ना, इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स पर, हाँ जो हम गवा रहे हैं। एंड लोअर विल बी डिमांड फॉर मनी। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपकी डिमांड फॉर मनी कम होगी। तो मतलब ये पूरा स्टेटमेंट सही बन रहा है आपके हिसाब से या गड़बड़ है? सही, सही तो सही बताया आपने, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यही ऑप्शन सही है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब मनी की डिमांड कम होगी, होल्डिंग मनी कम होगी। उसके बाद 5, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होल्ड्स दैट। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कह रहा है कि क्या बातें हैं? ए, चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइसेस आर कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। मतलब इसका मतलब है कि अगर मनी की क्वांटिटी चेंज होगी तो जनरल लेवल्स जो है दामों के प्राइसेस वो चेंज होंगे। तो ये बात तो सही है ना, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। बी में लिखा है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस। ये भी बात सही है। कह रहा है कि मनी की क्वांटिटी जो है वो सबसे मेन एक फैक्टर है उसके प्राइस का या प्राइस लेवल्स का। तो क्वांटिटी थ्योरी में ये भी बात कही है। और सी में लिखा है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी और परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर डिटरमाइंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय द चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ये तो आपको एग्जैक्ट लिखवाया भी है शायद सेंटेंस। तो तीनों में मतलब सेम ही बात कह रहा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के। तो तीनों ही बातें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की ही है। चलो तो ये तो सिंपल हो गया, ऑल ऑफ द अबव। चलो 6th आप बताओगे, द कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी इज आल्सो नोन एज। चलो ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया कैश बैलेंस अप्रोच। 7th है जी, फिशर्स अप्रोच एंड कैम्ब्रिज अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी कंसिडर। तो ध्यान से सोच के बताना भाई, फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच जो था उनका मेन क्या मानना था? देखो पहले में लिखा है स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एक्टिंग एज स्टोर ऑफ वैल्यू, तो यही गलत हो गया क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू तो इन्होंने माना ही नहीं, वो तो आगे के अप्रोच में आया था। और बी में लिखा है मनी एज मींस ऑफ एक्सचेंज एंड देयरफॉर डिमांड ऑफ मनी टर्म्ड एज फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये भी यहाँ गलत हो गया। सी में लिखा है मनी एज मींस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो अगर आप स्टार्टिंग की अप्रोच याद करेंगे फिशर और कैम्ब्रिज में, तो दोनों ने ही ट्रांजैक्शन डिमांड को ही कंसीडर करा था मेनली जी। सी। उसके बाद 8th, रियल मनी इज नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू प्राइस लेवल, रियल नेशनल इनकम, मनी डिमांडेड एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, या नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। तो रियल मनी किसको कहेंगे? चलो तो ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बाकी तुक्का मारना हो तो क्या? ए। तो ए ही है, क्योंकि रियल का मतलब हमेशा ही ये होता है कि जब हम नॉमिनल को
प्राइस लेवल से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि नॉमिनल के अंदर अगर आपको लॉजिक याद हो, नॉमिनल का मतलब होता है जिसमें महंगाई इंक्लूडेड होती है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने बैंक में 100 रुपये आज डिपॉजिट करे, ठीक है, और 1 साल बाद बैंक आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है, ये लो भाई, तो आपको कितना रिटर्न मिला, आपकी रिटर्न कितनी है 10%। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इस 1 साल में 2% महंगाई बढ़ गई, तो अब ये बताओ रियलिटी में आपका रिटर्न कितना है 8%। तो बस रियलिटी का मतलब ही रियल होता है। तो रियल चीज हमेशा महंगाई को एडजस्ट करने के बाद बताई जाती है, ये लॉजिक है रियल और नॉमिनल का। तो यही चीज मनी में भी आप लगा सकते हो। तो रियल मनी का क्या मतलब हुआ, नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल्स, ये मतलब होता है। बाकी वैसे भी बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, इनकम, सी भी कुछ भी उल्टा सीधा लिखा है, मनी डिमांडेड, और डी भी नॉमिनल जीएनपी, तो वो वैसे भी मतलब आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। अच्छा जी, 9th, द प्रिकॉशनरी मनी बैलेंसेस। तो याद करो प्रिकॉशनरी मनी बैलेंसेस पीपल वांट टू होल्ड, एक सेंटेंस लिखवाया था, याद आ गया, नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो आपने इमरजेंसी के लिए रख रखा है, तो वो इंटरेस्ट रेट से प्रभावित नहीं होता। तो ये सेंटेंस हमने नोट्स में एज इट इज लिखा है वैसे। उसके बाद 10th, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। बताओ स्पेक्युलेटिव डिमांड, वही इन्वेस्ट वाला, तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कैसे रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट के साथ, इनवर्सली, हाँ मतलब नेगेटिवली रिलेटेड। तो आपने अभी कई बार पढ़ा भी है ना, इनवर्सली या नेगेटिवली रिलेटेड। उसके बाद 11, अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स के हिसाब से इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई, ये वो वेल्थ होल्डर वाली कहानी याद करना जो सुनाई थी, कि अगर करंट इंटरेस्ट रेट हाई है तो पूंजीपति क्या सोचते हैं वो पूछ रहे हैं। तो कहाँ लिखा है, कौन सा ऑप्शन, हाँ, तो पीपल विल एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू फॉल, और अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये हमने वो पूंजीपति वाली कहानी में आपको लिखवाया था पॉइंट, वेल्थ होल्डर वाली। उसके बाद 12th, आज की स्टोरी, द इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू द ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी। ये तो आज ही पढ़ाया, लगाओ दिमाग, कि इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो कैसा रिलेशन बता रही है इंटरेस्ट रेट्स का और मनी की डिमांड का, नेगेटिव रिलेशन, सिंपल, ये बता रही है, एक्सप्लेन्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। उसके बाद 13th, ये भी शायद आपने आज ही पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू बमॉल एंड टॉबिन्स अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी द ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज, तो पढ़ लेता हूँ ऑप्शन ए, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम एंड द प्राइस लेवल पी, बी पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट सी, उसके बाद सी नेगेटिव फंक्शन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आई, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो सर हमें क्या पता, बताओ। द बमॉल और टॉबिन की अप्रोच में द डिमांड फॉर मनी द ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज, बताओ। तो वैसे वो आपने फॉर्मूला लिखा था, ऐसे ही बताना क्या था। तो ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ, ये एक्चुअल में उन्होंने दे नहीं रखा कंटेक्स्ट में, लेकिन क्वेश्चन बना रखा है। तो बेसिकली इसमें जो ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग है, कि मतलब हमारी ऑप्टिमल मनी होल्डिंग जो रहेगी वो इनकम का पॉजिटिव फंक्शन है ना, यानी कि ये जो इनकम है आपकी वाई, इसके साथ वो पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिव फंक्शन है ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स का, यानी कि ये जो सी है इसके साथ भी पॉजिटिवली रिलेटेड है। लेकिन ये जो आर है, देखो आर ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो आर के साथ यानी कि इंटरेस्ट रेट्स के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, नेगेटिव फंक्शन। तो मतलब इसमें वैसे तीनों बातें ठीक दे रखी हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब आप याद रखना अगर पूछता है एग्जाम में, तो ये कंटेक्स्ट में नहीं था लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है। तो बमॉल और टॉबिन के हिसाब से इनकम एक पॉजिटिव फंक्शन है आपकी मनी होल्डिंग का, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एक पॉजिटिव फंक्शन है आपकी मनी होल्डिंग का, लेकिन इंटरेस्ट रेट कैसा फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन, क्योंकि वो इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसका आंसर मतलब आप याद रखना कि तीनों ही बातें सही हैं, ऑल। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन 14th, डैश कंसिडर्ड डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स। कौन था वो आदमी जिसने कीन्स की बातों को रिपीट कर दिया था, मिल्टन फ्राइडमैन। तो ये वो फ्राइडमैन की कहानी है जिसने कीन्स की बात को एक्सटेंड कर दिया था। उसके बाद 15th, द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेस, कह रहा है आपकी मनी की डिमांड राइज होगी इफ, तो लगाओ दिमाग, मनी की डिमांड कब राइज होगी, इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग्स दैट इज बॉन्ड एंड स्टॉक रिटर्न्स रिस्पेक्टिवली डिक्लाइन। और दूसरे में दे रखा है राइज, और तीसरे में दे रखा है रिमेन्स कांस्टेंट। तो बताओ आपकी मनी की डिमांड कब बढ़ेगी, जब बॉन्ड्स के रिटर्न्स कम होंगे, क्योंकि जब बॉन्ड्स के रिटर्न्स कम होंगे तो आप पैसा अपने हाथों में ज़्यादा रखना चाहोगे। तो मनी की डिमांड ज़्यादा कब होगी, जब बॉन्ड्स के रिटर्न्स या स्टॉक के रिटर्न्स कम होंगे। सही, तो ए ऑप्शन। चलो ठीक है जी, चलो डन। तो आज की छुट्टी बस रिवाइज लेकिन एक बार आप जरूर करना, और क्वेश्चंस बिना देखे दोबारा ट्राई करके